हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आईपीओ रिव्यू बाय ग्रो। 2 हफ्ते के इंटरवल के बाद एक नया मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया की स्टील इंडस्ट्री की बैकबोन है। हम बात कर रहे हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के बारे में। अगर आप एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, साथ ही हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फाइनेंशियल एनालिसिस और पीयर कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स। चलिए दोस्तों, अब फटाफट से इस आईपीओ के स्ट्रक्चर और डेट्स को नोट कर लीजिए ताकि आप कुछ भी डिटेल्स मिस ना करो। बीसीसीएल आईपीओ 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, 21 से 23 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज 600 शेयर्स का है, मतलब रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 12,600 से 13,800 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे प्राइस बैंड के हिसाब से। टोटल इशू साइज 1,071.11 करोड़ रुपीज का है। अगर आपके पास पेरेंट कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स हैं तो आप इस 10% कोटा में अलग से अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1 रुपया भी कंपनी के पास नहीं जाएगा। सारा पैसा पेरेंट कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को मिलेगा, जो अपने 10% स्टेक यानी 46.57 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री ओवरव्यू। तो चलिए समझते हैं बीसीसीएल का बिजनेस और इंडस्ट्री ओवरव्यू सबसे सरल भाषा में। सबसे पहले बीसीसीएल क्या है? बीसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है और इसे गवर्नमेंट से मिनी रत्ना का स्टेटस मिला हुआ है। बीसीसीएल का मेन बिजनेस है कोकिंग कोल की माइनिंग और सप्लाई करना। अब आप पूछेंगे कि ये कोकिंग कोल क्या है? देखिए, कोल मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है थर्मल कोल, जो कि पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के काम आता है, और दूसरा होता है कोकिंग कोल, जो कि स्टील बनाने में यूज होता है। नाउ बीसीसीएल इस मामले में मार्केट लीडर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का 58.5% डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन अकेले बीसीसीएल ने किया है। इनके माइंस की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। बीसीसीएल के ऑपरेशंस मेनली झारिया कोलफील्ड्स झारखंड और रानीगंज कोलफील्ड्स वेस्ट बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड है। झारिया कोलफील्ड्स इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का प्राइम कोकिंग कोल मिलता है। बीसीसीएल इंडिया की ओनली कंपनी है जिसके पास प्राइम कोकिंग कोल के रिजर्व्स हैं। सितंबर 30, 2025 तक कंपनी के पास टोटल 34 ऑपरेशनल माइंस थी, जिसमें 4 अंडरग्राउंड माइंस, 26 ओपन कास्ट माइंस और 4 मिक्स्ड माइंस थे। चलिए अब थोड़ा इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। इंडिया में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, जिससे कि स्टील की डिमांड बढ़ रही है। क्रिसिल के रिपोर्ट के हिसाब से कोकिंग कोल की डिमांड FY25 में 6.7 करोड़ मेट्रिक टन थी, जो कि FY35 तक बढ़कर 13.8 करोड़ मेट्रिक टन होने की उम्मीद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपनी कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट का अप्रॉक्स 90% इंपोर्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट का फोकस आत्मनिर्भर भारत और मिशन कोकिंग कोल पर है ताकि इंपोर्ट्स कम किए जा सके। यहीं पर बीसीसीएल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो बीसीसीएल पुराने मेथड्स के साथ साथ अब नई टेक्नोलॉजी जैसे कि हाई वॉल माइनिंग और लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहा है ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। सिर्फ कोल ही नहीं, बीसीसीएल फ्यूचर के लिए डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। ये कोल बेड मिथेन प्रोजेक्ट्स और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है ताकि एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट कम हो और एनर्जी रिसोर्सेज का फुल यूज हो सके। तो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर, बीसीसीएल की मेजर स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, क्यों ये कंपनी अपने सेक्टर में इतनी खास है। आइए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, मार्केट लीडरशिप एंड ह्यूज रिजर्व्स। जी हाँ, बीसीसीएल इंडिया की लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है विद 58.5% मार्केट शेयर और इनके पास 791 करोड़ टन का ह्यूज रिजर्व्स है। क्योंकि हमने इससे पहले समझ लिया है कि झारिया कोल फील्ड्स में इनकी लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है, हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। बस ये याद रखिए कि ये इनका सबसे बड़ा मोट या फिर एडवांटेज है। सेकंड स्ट्रेंथ है कोल वॉशिंग कैपेबिलिटीज। देखिए, इंडियन कोकिंग कोल में ऐश कंटेंट हाई होता है, इसलिए स्टील इंडस्ट्री में इसे यूज करने से पहले इसे वॉश या फिर साफ करना पड़ता है। बीसीसीएल इसमें इंडिया का मार्केट लीडर है। इनके पास 13.65 मिलियन टन पर एनम की वॉशिंग कैपेसिटी है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। आपको तो पता ही होगा कि कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसका फायदा यह है कि बीसीसीएल को फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, सीआईएल की एक और सब्सिडरी है CMPDIL, जो कि माइनिंग, प्लानिंग और एक्सप्लोरेशन में एक्सपर्ट है और वो बीसीसीएल को टेक्निकल गाइडेंस देती है। ये सपोर्ट इनके ऑपरेशंस को बहुत स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है फोकस ऑन ओवरबर्डन रिमूवल। देखिए, माइनिंग में सिर्फ कोल निकालना जरूरी नहीं होता है, उसके ऊपर की मिट्टी और चट्टान, जिसे ओवरबर्डन कहते हैं, उससे हटाना भी जरूरी है। FY25 में कंपनी ने रिकॉर्ड ओबी रिमूवल वॉल्यूम अचीव किया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना एफिशिएंटली ओबी हटेगा
फ्यूचर में कोल निकालना उतना आसान होगा। ये दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। वेल, नेक्स्ट स्ट्रेंथ है रिकॉर्ड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। FY21 से कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है। इसके लिए इन्होंने हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी यानी कि HEMM का यूज काफी बढ़ा दिया है। इसका रिजल्ट ये निकला कि FY24 में BCCL ने रिकॉर्ड 3.91 करोड़ टन का रॉ कोल प्रोडक्शन किया। ये इनके पिछले FY17 के पीक प्रोडक्शन से लगभग 11% ज्यादा था। यही नहीं, FY24 में इन्होंने अपना हाईएस्ट रॉ कोल ऑफटेक यानी कि सप्लाई भी रिकॉर्ड किया, जो कि 3.93 करोड़ टन था। आइए आगे बढ़ते हैं रिस्क्स की ओर। तो दोस्तों, हमने BCCL की स्ट्रेंथ्स तो देख ली, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बिना रिस्क्स जाने अधूरा है। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। और हाँ, फाइनेंशियल रिलेटेड जो रिस्क्स होंगे उसको हम फाइनेंशियल एनालिसिस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो पहला रिस्क है झारिया कोल फायर्स एंड लैंड सब्सिडेंस। देखो, जैसे कि हमने देखा था कि इनके मेजर ऑपरेशंस ना झारिया कोल फील्ड्स में है। यहाँ पर अंडरग्राउंड फायर का रिस्क है, जो कि एक बड़ा एनवायरमेंटल और सेफ्टी हजार्ड है। इस वजह से लैंड सब्सिडेंस यानी कि जमीन धंसने का खतरा रहता है। ये फायर्स ना सिर्फ कोल रिजर्व्स को जलाकर खत्म कर रही है, बल्कि माइनिंग ऑपरेशंस को भी डिफिकल्ट और कॉस्टली बनाती है। प्रोडक्शन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। वेल, सेकंड रिस्क है हेवी डिपेंडेंसी ऑन पावर एंड स्टील सेक्टर्स। BCCL का पूरा बिजनेस मेजरली सिर्फ दो इंडस्ट्रीज पर निर्भर करता है, पावर इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री। डेटा देखिए, सितंबर 30, 2025 को एंड हुए पीरियड में टोटल कोल डिस्पैच का 75.46% अप्रॉक्स 3,969 करोड़ अकेले पावर इंडस्ट्री को ही गया है। दूसरी तरफ स्टील इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 18.48% अप्रॉक्स 972 करोड़ रुपीस रहा। अब इसका सीधा मतलब है कि अगर पावर या फिर स्टील इंडस्ट्री में कोई भी स्लो डाउन आता है तो BCCL के बिजनेस और फाइनेंसेस पर सीधा और गहरा असर पड़ेगा। थर्ड रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क, दैट इज डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए, BCCL ना खुद सारा काम नहीं करता। कोल एक्सट्रैक्शन और हैंडलिंग का बड़ा हिस्सा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है। डेटा के हिसाब से सितंबर 2025 तक कंपनी का 84.21% कोल एक्सट्रैक्शन थर्ड पार्टीज ने किया है। ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट्स बढ़ने का और क्वालिटी इश्यूज आने का रिस्क इसलिए बना रहता है। वेल, फोर्थ है हाई डिपेंडेंसी ऑन फ्यू वेंडर्स एंड कस्टमर्स। BCCL अपने कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज के लिए कुछ गिने चुने वेंडर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सितंबर 2025 तक टोटल परचेजेस का 65.09% अप्रॉक्स 1,740 करोड़ रुपीस सिर्फ टॉप 10 वेंडर्स पर खर्च किया गया। अगर इन टॉप वेंडर्स के साथ कोई इश्यू होता है तो BCCL के ऑपरेशंस तुरंत इफेक्ट होंगे। वैसे ही टॉप 10 कस्टमर्स से 84% रेवेन्यू आता है। एक भी कस्टमर का लॉस कंपनी के लिए भारी पड़ सकता है। वेल, अगला है क्वालिटी इश्यूज। जी हाँ, BCCL जो कि रॉ कोकिंग कोल प्रोड्यूस करता है उसमें ऐश कंटेंट यानी कि राख की मात्रा काफी हाई होती है। स्टील इंडस्ट्री को हाई क्वालिटी कोल चाहिए होता है। यही वजह है कि इंडियन स्टील कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा आज भी इंपोर्ट करती हैं। अगर फ्यूचर में इंटरनेशनल कोल सब सस्ता हो गया तो कस्टमर्स इंपोर्टेड कोल पर शिफ्ट हो सकते हैं। वेल, नेक्स्ट रिस्क है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। जी हाँ, सितंबर 2025 तक कंपनी पर लगभग 3,598.5 करोड़ रुपीस की कंटिंजेंट लायबिलिटीज है। ये वो अमाउंट्स हैं जो कि टैक्सेस या फिर लीगल केसेस की वजह से फ्यूचर में पे करने पड़ सकती हैं अगर कोर्ट डिसीजंस इनके अगेंस्ट गए। तो ये हैं कुछ मेजर रिस्क्स जो कि आपको BCCL में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर ध्यान में रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर। तो दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, फाइनेंशियल एनालिसिस। हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि ये नंबर्स ऊपर या फिर नीचे क्यों गए हैं, द व्हाई बिहाइंड द नंबर्स। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। FY23 में रेवेन्यू 12,624 करोड़ रुपीस था। FY24 में बढ़कर 14,245 करोड़ रुपीस हुआ, लेकिन FY25 में थोड़ा गिरकर 13,802 करोड़ रुपीस अप्रॉक्स 3% डिक्लाइन रह गया। अब आप सोचेंगे कि रेवेन्यू कम क्यों हुआ। वेल, इसका मेन रीजन है एक्सेसिव रेनफॉल। जी हाँ, FY25 में खराब मौसम की वजह से कंपनी का कोल प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों कम हो गया, जिस वजह से रेवेन्यू में ये डिप देखने को मिलता है। वेल, अब देखते हैं EBITDA यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। FY24 के कंपैरिजन में रेनफॉल की वजह से FY25 में थोड़ा डिप हुआ था, पर FY23 से 25 तक कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी 62.58% CAGR से बढ़ी है। FY23 में EBITDA मार्जिन सिर्फ 6.85% था, जो FY25 में बढ़कर 16.36% हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कैसे बढ़ी? इसके दो बड़े रीजंस हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड FY25 में 13.64% कम हो गया। इसका मेन रीजन ऑयल, लुब्रिकेंट्स और एक्सप्लोजिव्स की कंजम्पशन में कमी है, जो FY25 में प्रोडक्शन कम होने की वजह से हुई। नेक्स्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट्स। तो कंपनी का मैन पावर कम हुआ है, जिस वजह से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 5.87% की कमी आई है। कम खर्चा मतलब ज्यादा मुनाफा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। सो FY24 में कंपनी ने रिकॉर्ड 1,564 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया। FY25 में ये घट करके 1,240 करोड़ रुपीस हो गया। जैसे हमने रेवेन्यू में देखा, FY25 में बारिश
बारिश की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ, इसका सीधा असर नेट प्रॉफिट पर पड़ गया। फिर भी अगर आप FY23 की 664 करोड़ रुपए से कंपेयर करें तो प्रॉफिट अभी भी लगभग डबल है। थर्ड है रिसीवेबल डेज फाइनेंशियल एनालिसिस में। सो इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग या फिर चिंता की बात यहाँ पर है, मार्केट से पैसा वापस आने का टाइम यानी कि रिसीवेबल डेज बढ़ रहा है। FY24 25 दिन, FY25 40 दिन, सितंबर 2025 60 दिन। अरे पैसा अटक क्यों रहा है? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से ना इसके दो रीजंस हैं। पहला, डिस्प्यूट्स, कस्टमर्स के साथ परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स अमाउंट को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, और दूसरा है पावर सेक्टर डिलेज। तो पावर सेक्टर के कस्टमर्स से पेमेंट आने में देरी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, यानी कि शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कंपनी ने कितना रिटर्न कमाया है। डेटा देखिए, FY23 में RONW 19.22% था, FY24 में ये जंप करके 34.21% हो गया, लेकिन FY25 में ये नॉर्मलाइज होकर के 20.83% पर आ गया। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, FY25 में बारिश की वजह से प्रोडक्शन और प्रॉफिट पर असर पड़ा है, इसका सीधा इम्पैक्ट इस रेशियो पर भी दिख रहा है। अब देखते हैं कि कंपनी फ्यूचर के लिए कितना इन्वेस्ट कर रही है। इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपेक्स कहते हैं। तो अगर कैपेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है। यहाँ पर ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। FY23 में कैपेक्स 986 करोड़ रुपीस था, FY24 में बढ़कर 1237 करोड़ रुपीस हुआ, FY25 में ये 1815 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। कंपनी ये पैसा नई मशीनरी, HEMM, वॉशरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा रही है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा साइन है। तीसरा इंपॉर्टेंट रेशियो है करंट रेशियो। दोस्तों, ये बताता है कि क्या कंपनी अपने करंट लायबिलिटीज चुका सकती है या फिर नहीं। आइडियली ये 1 से ऊपर होना चाहिए। FY23 में ये थोड़ा वीक था, 0.96, लेकिन FY24 और 25 में इंप्रूव होकर 1.21 और 1.19 रिस्पेक्टिवली हो गया। सितंबर 2025 में ये 1 पर है। इसका मतलब है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन स्टेबल है और ये अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट कर सकती है। तो दोस्तों, कैपेक्स का बढ़ना ग्रोथ दिखाता है, करंट रेशियो का 1 से ऊपर होना स्टेबिलिटी दिखाता है, लेकिन RONW और ROCE में जो रिसेंट डिप आया है वो इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना चाहिए कि क्या ये टेम्पररी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल्स तो देख लिया हमने, लेकिन माइनिंग कंपनीज में असली कहानी उनके ऑपरेशनल इंडिकेटर्स में छुपी होती है। आइए देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर काम कैसा चल रहा है। सो BCCL की टोटल रॉ कोल प्रोडक्शन FY25 में 40.5 मिलियन टन थी। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसका अप्रॉक्स 96% हिस्सा 38.89 MT कोकिंग कोल था। नोट करने वाली बात यह है कि सितंबर 2025 वाले 6 महीने में प्रोडक्शन थोड़ा कम होकर 15.75 मिलियन टन रहा, जो कि पिछले साल इसी टाइम 19.09 मीट्रिक टन था। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, इसका मेन रीजन भारी बारिश थी। नाउ एफिशिएंसी बूस्ट, दैट इज आउटपुट पर मैन शिफ्ट, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव साइन है कंपनी की एफिशिएंसी में। इसे हम आउटपुट पर मैन शिफ्ट कहते हैं, मतलब कि एक आदमी एक शिफ्ट कितना कोल निकाल रहा है। FY23 में ये सिर्फ 3.78 टन था, FY24 में ये बढ़कर 6.46 टन हो गया। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी कम मैन पावर के साथ ज्यादा काम कर पा रही है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी भी है, ओवरबर्डन रिमूवल। जी हाँ, माइनिंग में ना कोल तक पहुंचने के लिए ऊपर की मिट्टी और चट्टान हटानी पड़ती है। अगर आप आज OBR नहीं करेंगे तो कल कोल नहीं मिलेगा। BCCL ने FY25 में अराउंड 182.35 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का OBR किया है। ये दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए रास्ता बना रही है और लॉन्ग टर्म सोच रही है। नाउ प्रोडक्शन में मौसम की वजह से टेम्पररी डिप जरूर है, लेकिन एफिशिएंसी और फ्यूचर रेडीनेस में कंपनी सॉलिड इंप्रूवमेंट दिखा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की ओर। सो दोस्तों, अब हम सबसे इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे कि मार्केट में BCCL का मुकाबला किससे है, यानी कि इसके पीयर्स कौन है। यहाँ एक ट्विस्ट है, इंडियन स्टॉक मार्केट में BCCL जैसी कोई भी दूसरी लिस्टेड कंपनी है ही नहीं जो कि सेम साइज की हो और सिर्फ कोकिंग कोल पर फोकस करती हो। टाटा स्टील और सेल के पास अपनी माइंस हैं, पर वो कोल बेचते नहीं है, खुद यूज करते हैं। इसलिए RHP में इनका कंपैरिजन इंटरनेशनल कंपनी से किया गया है, जो कि US मार्केट यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इनके दो मेन ग्लोबल पीयर्स हैं, अल्फा मेटलर्जिकल रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेटेड USA, वॉरियर मेट कोल इनकॉर्पोरेटेड USA। तो चलिए देखते हैं कि हमारी देसी कंपनी इन ग्लोबल जायंट्स के सामने कहां खड़ी है। अब स्केल की सबसे पहले बात करें तो BCCL का FY25 रेवेन्यू अप्रॉक्स 13,802 करोड़ है। अल्फा मेटलर्जिकल का रेवेन्यू काफी बड़ा है, अप्रॉक्स 25,320 करोड़ रुपीस एज ऑफ दिसंबर, लेकिन वॉरियर मेट कोल का रेवेन्यू 13,058 करोड़ रुपीस है एज ऑफ दिसंबर 2024, जो BCCL के बराबर है। मतलब स्केल के मामले में BCCL कम नहीं है
हैं, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ में पिछले 2 साल में बीसीसीएल 4.56% के साथ आगे है, क्योंकि बाकी दोनों का नेगेटिव ग्रोथ रहा है। अब आते हैं मार्जिन पर। EBITDA मार्जिन, बीसीसीएल का मार्जिन 16.36% है, वहीं वॉरियर मिट का 28.36%, जो काफी ज्यादा है, लेकिन अल्फा मेटलर्जिकल का मार्जिन 12.83% है, जो बीसीसीएल से कम है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, बीसीसीएल का मार्जिन 8.61%, अल्फा का 6.3% मार्जिन के साथ ये पीछे है, लेकिन वॉरियर मिट 16.08% मार्जिन के साथ आगे है। सिंपली पुट, बीसीसीएल अपने एक ग्लोबल पीयर से बेटर परफॉर्म कर रही है, लेकिन दूसरे से थोड़ा पीछे है। पर दोस्तों, जहां बीसीसीएल बाजी मार लेती है वो है रिटर्न रेशियोज। इन्वेस्टर्स को यही सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वेल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, बीसीसीएल का RONW 20.83% है, जबकि वॉरियर मिट का सिर्फ 12.82% और अल्फा का 11.48% है। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर रिटर्न जनरेट करने में बीसीसीएल अपने ग्लोबल पीयर्स से काफी आगे है। अब आते हैं ROCE पर। तो ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपनी लगाई हुई कैपिटल पर कितना एफिशिएंटली रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ डिफरेंस जमीन आसमान का है। बीसीसीएल का ROCE 30.13% है, जबकि अल्फा मेटलर्जिकल का ROCE सिर्फ 13.44% है और वॉरियर मिट का ROCE 13.67% है। बीसीसीएल का 30% ROCE ये दिखाता है कि ये कंपनी कैपिटल को यूज करने में ग्लोबल प्लेयर्स से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। अब आते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम पर। यहाँ बीसीसीएल एक क्लियर विनर है। डेटा देखिए, बीसीसीएल ने एक साल में टोटल 40.5 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया, ठीक है। वहीं अल्फा मेटलर्जिकल का प्रोडक्शन 15.7 मिलियन टन था और वॉरियर मेट कोल का प्रोडक्शन सिर्फ 7.48 मिलियन टन है। सिंपल शब्दों में बीसीसीएल का प्रोडक्शन अपने सबसे बड़े ग्लोबल पीयर्स से 2.5 गुना 2.5x ज्यादा है। ये एक वॉल्यूम जाइंट है। अब वैल्यूएशन पर आ जाते हैं। 2025 के लिए कंपनी का बेसिक और डाइल्यूटेड EPS 2.66 रुपीज है। अपर प्राइस बैंड 23 रुपीज पर। PE रेशियो आता है अप्रॉक्स 8.65 टाइम्स। अब ये नंबर्स अच्छे हैं या फिर बुरे, वेल ये पता चलेगा कंपटीशन को देख करके। अल्फा मेटलर्जिकल अप्रॉक्स 14.87 के PE पर ट्रेड कर रहा है। वॉरियर मेट कोल अप्रॉक्स 19.4 के PE पर ट्रेड कर रहा है। मतलब इश्यू ओवर वैल्यूड नहीं है कंपेयर टू इट्स ग्लोबल पीयर्स। वेल दोस्तों, कंक्लूजन पे हम आ चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बीसीसीएल एक स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग PSU कंपनी है, जो कि इंडिया की स्टील इंडस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केट लीडरशिप, प्राइम कोकिंग कोल रिजर्व्स, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज ऑफ कोल इंडिया और हाई रिटर्न रेशियोज इस IPO के मेजर पॉजिटिव्स हैं। वैल्यूएशन भी रीजनेबल लग रही है कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स। हाँ, कुछ रिस्क्स जरूर हैं, जैसे कि ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, राइजिंग रिसीवेबल्स, एनवायरमेंटल इश्यूज और डिपेंडेंसी ऑन पावर एंड स्टील सेक्टर्स, लेकिन ये रिस्क्स लार्जली PSU माइनिंग बिजनेस के नेचर का हिस्सा है। दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। इस वीडियो को किसी भी तरीके का आप बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं माने। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए और RHP को ध्यान से पढ़िए। तो आपका क्या ख्याल है इस IPO के बारे में? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई है तो लाइक बटन को जरूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और आगे आने वाले IPOs की एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.